आज की जो हमारी क्लास है ये हिस्ट्री की क्लास 12th की लेसन नंबर 7 विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2 रहने वाला है। और इसके अंदर हम जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसके ठीक आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बताया था। देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब कैसा होता है? उत्कर्ष लिखा जाए या उदय लिखा जाए, या फिर आपसे ये पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में किन किन वंश ने कब कब तक राज किया। तो पहला वंश संगम वंश था, जो कि स्थापना 1336 से लेकर 1485 तक शासन करते हैं। उसके बाद सुल्लूभ राजा आएंगे। सुल्लूभ राजा 1485 से लेकर 1503 तक राज करेंगे। फिर इनको भी हराकर आ जाएंगे तुलुभ वंश। तुलुभ वंश का ही राजा था कृष्णदेव राय, मैंने आपको बताया था, जो कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने कब तक राज किया, या फिर तुलुभ वंश ने कब तक राज किया? तो आप सभी को याद रखना है कि भाई 1542 तक शासन किया इन्होंने। और इसके बाद में अंतिम वंश आ जाता है जिसका नाम है अराविदु। अराविदु वंश जो है वो 1565 तक ही शासन कर पाता है। उसका अंतिम शासक जो था वो प्रधानमंत्री, उसको कहा गया है राम राय नाम था उसका। उसने एक युद्ध लड़ा था। एक ही युद्ध के दो नाम है, पहला नाम है राक्षसी तांगड़ी और दूसरा नाम है तालीकोट्टा। इस युद्ध को लड़ा और इस युद्ध में 3 जगहों की सेनाओं ने इस पे आक्रमण किया। यह अकेला रह गया इधर विजयनगर, अकेला विजयनगर रह गया। 3 तरफ की सेना कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी बीजापुर, दूसरे नंबर पे आप क्या बोलोगे? अहमदनगर, अहमदनगर, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ गया? गोलकुंडा। इन तीनों ने मिलकर क्या किया भाई? इस पे हमला कर दिया और विजयनगर अकेला पड़ गया, और उसकी वजह से ये करारी शिकस्त मिलती है। और विजयनगर साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो क्या हो गया? क्लैप्स हो गया, खत्म हो गया। मैंने आपको ये बताया था। इसके साथ साथ मैंने एक बात और बोली थी कि आप बताइए कैसे कह सकते हैं, पेपर में लास्ट से लास्ट साल भी आया था क्वेश्चन, कि जो कृष्णदेव राय है उसकी क्या क्या उपलब्धि थी, कृष्णदेव राय को खास बनाने वाली क्या क्या बातें थी। तो इसमें मैंने बताया था इसने तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच में जो रायचूर दोआब का क्षेत्र था ये हासिल किया था 1512 में। ये पेपर में कई बार टाइम भी आ जाता है कि कब जीता था, ये टाइम भी याद रखना है। 1514 में इसने उड़ीसा के जो गजपति शासक था उसका दमन किया, दूसरी बात। तीसरी बात, बीजापुर के सुल्तान को 1520 में पराजित किया। फिर इसने अपने साम्राज्य में सैनिक बहुत अच्छा मजबूत बनाया, सैनिक तंत्र। शांति खुशहाली का टाइम था इसका, साम्राज्य में सीमा का विस्तार हुआ। इसने कुछ बेहतरीन मंदिरों का भी निर्माण करवाया जिसमें गोपुरम खास है। और इसने अपनी माता के नाम पर ही विजयनगर के पास में नगलपुरम नामक एक नगर भी बसाया था, याद रखना है। इसके बाद में मैंने बताया था हिरिया नहर के बारे में, जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा ही तैयार करवाया गया था। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब अगला राय और नायक के बारे में। राय शब्द क्या है मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। राय का मतलब उपाधि होती है। राय क्या है? एक उपाधि। और ये उपाधि ज्यादातर कौन लगाते थे? राजा अपने नाम के पीछे लगाते थे। अगली बात समझ में। अब होते हैं नायक। नायक 2 तरीके के होते हैं, एक अमर नायक और एक सिंपल नायक। देखो यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है कि भाई विजयनगर साम्राज्य में जो राजा होता था, राजा क्या करता था? अपने नीचे कुछ सैनिकों को रखता था। इस जगह पर राजा थोड़ी जाएगा कर मांगने के लिए, सजा देने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। और कुछ रखता था सैनिक कमांडर, जो होते थे सैनिक कमांडर। इन सैनिक कमांडर के नीचे भी सैनिक होते थे। आप समझ गए? सैनिक कमांडर मतलब एक तरीके से मंत्री टाइप के। और ये होते थे सिंपल सैनिक। राजा 2 तरीके की सेनाएं रखता था, एक सैनिक कमांडर वाली, कमांडर के नीचे सैनिक होते थे, और एक होता था राजा डायरेक्ट सेना भी रखता था। तो बेसिकली साम्राज्य में शासन अच्छे से हो इसके लिए इन्होंने प्रमुख रूप से सेना रख रखी थी। आपने ये भी पढ़ा था, सेना को इन्होंने मजबूत बना रखा था। घुड़सवार भी रखे थे इन्होंने सेना में, और साथ ही साथ बंदूक वगैरह भी खरीदते थे अफगानियों से, अरबियों लोगों से। ये क्या करते थे? बंदूक खरीदते थे। सबसे बड़ी बात थी कर इकट्ठा करना। क्या करना? कर इकट्ठा करने के लिए इसने सैनिक कमांडर की व्यवस्था बनाई थी। किस चीज के लिए? कर इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखो सिंपली क्लियर किया गया है कि कई बार बसने के लिए उपज भूमि की तलाश में किसानों को साथ देते थे उनके प्रमुख नायक कहते थे। देखो कुछ लोग ऐसे होते थे, देखो राजा को हमेशा कर इकट्ठा करने की भूख रहती थी, और जो जमीन खाली होती थी ना, जमीन खाली, तो इन खाली जमीन पे क्या करवाना है? खेती करवाना है। क्यों खेती करवाना है? क्योंकि जमीन खाली पड़ी है, खेती होगी तो इससे भी क्या आएगा? टैक्स आएगा।
उससे राज्य को क्या मिलेगा, इनकम होगी, राज्य मजबूत होगा। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे नायक बनाए। इन्होंने नायकों को नियुक्त किया, कहा कि वो खाली इलाका है तो ठीक है, एक काम करो, आप इस खाली इलाके में जाओ, लोगों को बसवाओ, खेती करवाओ, वहां से टैक्स इकट्ठा करके लाके मुझे दो। आप कितना भी टैक्स इकट्ठा करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टैक्स लाके दो, ताकि उस जगह से भी टैक्स आने लगे। और ये आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा लोग बोलते थे, जो नायक बनते थे तेलुगु भाषा बोलते थे या फिर कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई विजयनगर शासकों की संप्रभुता के आगे समर्पण किया और अक्सर विद्रोह कर देते थे। देखो कई बार क्या होता था, जैसे राजा क्या करता था, अपने नीचे छोटे राजा रखता था कि जाओ भाई वहां से टैक्स लेकर आना, आपकी जिम्मेदारी है। तो वो जो छोटे राजा होते थे वहां से टैक्स इकट्ठा करते थे, वहां की सुरक्षा व्यवस्था करते थे, वहां पर लोगों के बीच में न्याय करते थे। एक तरीके से राजा का सारा काम वही करने लगे छोटे राजा। और जब धीरे धीरे ये ताकतवर हो जाते थे ना छोटे राजा, यानी अमर नायक, तो ये खुद ही सेना भी रख लेते थे, ये खुद ही राजा से चुनौती भी दे देते थे। तो ध्यान रखना है, अमर नायक कौन होते थे, अमर नायक वो लोग होते थे जो अपनी सेना भी रखते थे, उनके पास में न्यायिक अधिकार भी होते थे। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। किसानों से, शिल्पकारियों से, व्यापारियों से ये टैक्स वसूला करते थे। क्या करते थे ये, टैक्स वसूला करते थे। इनके पास में राजस्व का कुछ हिस्सा आता था। सीधी सी बात है, राजा ने मुझे कोई जमीन दी तो ऐसा नहीं कि मैं सारा टैक्स इकट्ठा करके राजा को ही दे दूंगा, उस जगह मेरी भी तो मेहनत है, मैं भी तो टैक्स इकट्ठा करने में मदद कर रहा हूँ। और अकेला तो मैं टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता, अपने नीचे सैनिक भी रखता था, उनका भी तो खर्चा उठाना है, तो इसीलिए कुछ हिस्सा अपने पास रखता था। इसके अलावा उसके सैनिकों का भी तो खर्च होता था, जैसे घोड़े को खाना खिलाना है, घोड़े के लिए हथियारों की व्यवस्था करनी है, हाथियों के लिए व्यवस्था करनी है चीज़ों की। तो इस तरीके से कुछ टैक्स का हिस्सा अपने पास भी वो रख लेता था और कुछ हिस्सा टैक्स का राजा को देता था। सारा कुछ राजा को नहीं देता था, राजा को थोड़ा ही टैक्स का हिस्सा देता था। ये दल विजयनगर शासकों का एक प्रभावी सैनिक शक्ति का दल के रूप में होते थे, यानी विजयनगर की ताकत के रूप में थे ये। और जब राजा को मदद की जरूरत पड़ती थी तो ये अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी सेना भी दिया करते थे। आ रही बात समझ में? राजस्व का कुछ भाग मंदिर, सिंचाई, इन सब में भी खर्च किया करते थे। अब इनको टैक्स मिलता था तो मतलब ये नहीं है कि सारा जेब में ही भर लिया और राजा को दे दिया ना, कुछ मंदिरों में भी दान करते थे, कुछ सिंचाई के भी काम करते थे। अमर नायक क्या करते थे, साल में एक बार राजा को भेंट देते थे। भेंट का मतलब है अपनी तरफ से कुछ उपहार, गिफ्ट राजा को देते थे। अब ये राजा का जन्मदिन का अवसर हो सकता था, राजा के घर में कोई प्रोग्राम हो तब हो सकता था, या फिर ये अपने जन्मदिन के अवसर पे ही हो सकता था। और इस भेंट देने का मतलब पता है क्या होता था, कि मैं आपके प्रति निष्ठावान हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर बना दिया तो मैं घमंडी हूं ना, मैंने अपनी तरफ से उपहार दिए। जैसे तुम देखते हो कि राजा को उपहार क्यों दिए जाते हैं, ताकि राजा से भी वो क्या हो सके, खुश हो सके। आगे बात समझ में? तो अमर नायक के बारे में पेपर में आएगा तो आप लिख दोगे, एक पेपर में अलग से भी आता है। अमर शब्द जो है वो किस शब्द से बना हुआ है, अभी अभिभार्व शब्द, मान्यता के अनुसार यह संस्कृत में समर शब्द से बना है। अमर शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के समर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है लड़ाई या युद्ध। समर का मतलब क्या होता है, लड़ाई या युद्ध संस्कृत में। और ये फारसी शब्द के अमीर शब्द से भी मिलता जुलता है। अमीर का मतलब होता है कोई ऐसा ऊंचे पद वाला व्यक्ति, ऊंचे पद वाला। तो ऐसा माना गया है, जो ये अमर शब्द है, अमर नायक जो हम बोल रहे हैं, अमर नायक, तो यहाँ पर अमर का मतलब क्या है, एक तो युद्ध, जो युद्ध के टाइम पे काम आएंगे, संस्कृत भाषा में इसका मीनिंग है। और जो फारसी भाषा है उसमें इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसको बड़े पद दिए गए। अब बताओ कि अमर नायक को बड़े पद नहीं मिले थे? मिले थे। वो न्याय भी कर सकता है, सेना भी कर रख सकता है, टैक्स भी इकट्ठा कर सकता है, तो बड़ा पद हुआ कि नहीं हुआ? छोटा मोटा तो पद नहीं हुआ है, एक तरीके से छोटा राजा ही बन गया ये। क्लियर है? अब पेपर में एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमारे टाइम पे भी पेपर में आया था। देखो विजयनगर, आपने एक बात पढ़ी थी, सुनी थी पहले लेक्चर में, आपने ये देखा था कि विजयनगर को क्या किया गया था, कि भाई अगर हमने मैप देखा था तो उत्तर भारत में जहां पूरा मुस्लिम शासन था, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये सब मुस्लिम शासन थे, ये अकेला विजयनगर हिंदू शासन था। तुमको क्या लगता है, मुस्लिमों ने कभी प्रयास नहीं किया होगा इसको जीतने की? किया होगा, बहुत किया, लेकिन ये बच कैसे जाते थे भैया, ये तो उनकी तुलना में कमजोर थे, तो ये इतने साल तक बचे कैसे रहे?
इनका रीजन था कि इन्होंने क्या कर रखा था, विजयनगर को किलोबंद बना रखा था, किला बना रखा था विजयनगर, पूरे विजयनगर को किले में बदल रखा था किला, कि कोई हमला ही ना कर सके। इन्होंने अपने खेतों को भी किलों में रखा। ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं होता, खेत जो होते किले के बाहर होते हैं। आपने, हाँ, आपने फिल्म देखी है रानी पद्मावत, पद्मावत मूवी देखी है अलाउद्दीन खिलजी की? उसमें तुमने देखा होगा जब अलाउद्दीन खिलजी जब हमला करने के लिए जाता है चित्तौड़ पर, तो जो वहां का राजा होता है वो किले बंद करवा देता है और अलाउद्दीन खिलजी बाहर बैठा रहता है, 3 महीने तक बाहर बैठा रहता है। वो इंतजार करता है एक ना एक दिन तो राजा का महल जो है उसके अंदर अनाज खत्म होगा, जरूरतों की चीजें उसको लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, गेट खोलने पड़ेंगे, उसी दिन हमला करेंगे। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतने की उसने ये नीति अपनाई। इनकी मजबूरी थी क्योंकि इनके पास अनाज नहीं था, तो इनको बाहर आना पड़ा जरूरत के लिए। लेकिन विजयनगर के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। विजयनगर ने खेत, नहर, नदी सब किले में रख रखा था। अब बाहर तो निकलना ही नहीं, बाहर इंतजार करने दो, मरने दो उसको, कुछ करने दो, हम अंदर ही अपना जीवन चला रहे। इसीलिए ये इतने लंबे समय तक क्या हो पाए, टिक पाए। ठीक है भाई, याद रखना है कि विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी थी, क्या थी? और विजयनगर में पता है कितने किले थे? 7 पंक्ति के किले, यानी 7 किले बनाए थे इन्होंने। कितने? इसके बारे में अभी बात करेंगे हम, इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, 7 पंक्ति के किले थे। पहले उससे पहले बताया गया है जल संपदा के बारे में, जल निकास प्रणाली, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, विजयनगर के जो लोग थे वो जल को कैसे प्राप्त करते थे, या जल प्राप्त करने की नीति क्या थी, या जल निकास प्रणाली क्या थी? ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी कम से कम 4 मार्क्स का बनेगा। इन्हें रखते हैं 4 मार्क्स बहुत, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, 2 नदी के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक का नाम है तुंगभद्रा नदी और दूसरा नाम है कृष्णा नदी। इन्होंने क्या कर रखा था, प्राकृतिक कुंड बना रखे थे। कुंड समझते हो? पहाड़ों से नदियां निकलती है, आप तो ये पता ही है सबको, पहाड़ों से नदियां निकलती है, और नदियां जब निकलती है तो बहती हैं, तो इन्होंने कुंड बना रखे हैं जगह जगह। इन कुंडों में पानी भर जाता था, फिर ये बह जाता था, भर जाता था, और इस कुंड का पानी वो क्या कर लेते थे, यूज कर लेते थे, या जहां भी इनको भेजना है आगे वो क्या कर देते थे, भेज देते थे। बोलो, समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या कर रखा है, तुंगभद्रा नदी द्वारा प्राकृतिक कुंड निर्मित किए थे, और ये नदी उत्तर और पूर्व दिशा में बहती थी। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट, ये तुंगभद्रा नदी किस दिशा में बहती थी, उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ग्रेनाइट की चट्टानें थी, पहाड़े जो होती ना वो किसी न किसी पत्थर का बना होता है, जो पहाड़े थी ना इसके विजयनगर के जो पहाड़ थे वो ग्रेनाइट चट्टानों की थी, और पहाड़ों से पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता था। अभी कभी आप वैष्णो देवी गए हो, आप कभी वैष्णो देवी, हरिद्वार जाओगे, नीलकंठ वगैरह जाओगे, जब पहाड़ों की चढ़ाई करोगे तो आप देखोगे पहाड़ों के बीच बीच में से पानी रिस रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, थोड़ा थोड़ा पानी बहता है। तो ऐसे पानी रिसता था, और उसके लिए भी इन्होंने कई सारी जलधाराएं बना दी। उन्होंने कहा, देखा यहाँ से पानी गिर रहा है, इस जगह से पानी निकल रहा है, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ का पानी जो गिर रहा है नाली जैसी बना दी, फिर यहाँ से भी पानी गिर रहा है, यहाँ को भी लाके इसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से पानी को ये इकट्ठा करते थे। दूसरा पॉइंट ये था, पहला, तुंगभद्रा नदी का जो जल था उस जल को प्राकृतिक कुंड में स्टोर करते थे। दूसरा, पहाड़ों से रिसने वाला जो पानी है उसको नालियों द्वारा इन्होंने जोड़ रखा था। तीसरा नंबर, इन्होंने क्या कर रखा था, हौज बना रखे थे। हौज का मतलब गड्ढे होते हैं, ठीक है भाई, सीवर जैसे हौज बनाते हैं वैसे ही हौज बना रखे थे इन्होंने। और ये क्या करते थे कि भाई उन हौज के अंदर पानी को जमा करते थे, हौज के अंदर पानी को जमा करते, और उन जमा पानी को फिर शहर के दूसरी जगहों पर ले जाते थे, चाहे वो खेती बाड़ी करने में यूज हो, पशुओं को नहलाने में यूज हो, मंदिरों को धोने में यूज हो, किसी भी यूज में हो। फिर आगे चलकर एक कमलपुरम जलाशय बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था ये भी, कमलपुरम जलाशय। ठीक है भाई, हौज से पानी ना केवल आस पड़ोस के खेतों में जाता था बल्कि नहरों के माध्यम से और जगहों पे भी इसको ले जाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक नहर थी जिसका नाम था हीरिया नहर। इस नहर का पानी भी कई बार इसलिए यूज करते थे ये, इस जल का यूज भी बेसिकली सिंचाई करने के लिए यूज करते थे नहर को। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बना रखा था। बांध बनाते क्यों है? ताकि पानी को स्टोर कर सके और ऐसी जगहों पर भेज सके। तो ये इस तरीके से ये पानी को जमा करके रखते थे, या पानी की उपलब्धता इनके में यहाँ पर थी। अब यहाँ पर देखो किलेबंदी के बारे में बात आ रही है। देखो ये किलेबंदी, आपको किलेबंदी दिखेगी यहाँ पर। विजयनगर की जो किलेबंदी थी, सबसे पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विजयनगर की किलेबंदी का जिक्र किस विद्वान ने बताया? उसका नाम है अब्दुल रजाक। कौन है? अब्दुल रजाक। 15वीं शताब्दी में कौन? अब्दुल रजाक भारत में आया। 15वीं शताब्दी में भारत में आया, और भारत में भी कहाँ से आया था? फारस से आया था। कहाँ से आया था? इसने देखा कालीकट, जिसे कोझिकोड भी बोलते हैं, ये केरल का बंदरगाह का नाम है, कालीकट या कोझिकोड। वहां पर आया और उसने देखा विजयनगर तो भाई बड़ा खतरनाक जगह है। हर जगह पर राजा महल बनाता है, किले भी बनाता है, लेकिन कृषि क्षेत्र को कभी नहीं रखता। इसने कृषि क्षेत्र को भी रखा, सिंचाई को भी रखा, अपनी प्रजा को भी किलों में रखा, इसीलिए इतने लंबे समय तक रहा। इसने 7 प्रकार की पंक्ति का दुर्ग का उल्लेख किया है। इसने कितनी पंक्ति बताई है किलेबंदी की? 7। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसने वर्णन किया है किलेबंदी का? अब्दुल रजाक ने। कहाँ से आया था? फारस से आया था। किस शताब्दी में आया था? 15वीं शताब्दी में आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट या कोझिकोड तट पर आया था। और जब ये आया तो इसने देखा कि भाई 7 प्रकार की विजयनगर में किलेबंदी थी, और इसमें ना केवल शहर था बल्कि कृषि क्षेत्र को भी रखा था, इसने जंगलों को भी रखा था, ताकि बाहर के लोग घुस ना सके, बाहर के लोग हमला ना कर सके। आगे बात समझ में? और ये एक तरीके से जो सूंड की तरह थी, प्रवेश पर ये प्रवेश द्वार है, इसमें से घुसेंगे और ये धीरे धीरे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ताकतवर थी। इसमें जो किले बनाए गए थे, आपको पता है, जैसे बाउंड्री की दीवार आपने देखी होगी किसी किले की, तो उसमें पत्थर क्या होता है? अलग अलग शेप के पत्थर होते हैं। जैसे हम घर में दीवार बनाते हैं, ईंटों का साइज सेम होता है, एक के बाद एक ईंट हम बगल में लगाते चले जाते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे लगाते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। विजयनगर की जो ईंटें थी, यानी जो किलेबंद में यूज हुआ था, वो बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ों के जैसे होते ना पहाड़ी पत्थर, अलग अलग शेप के, ये रख दिया, फिर इसके ऊपर ये रख दिया, फिर इधर छोटा सा पत्थर, फिर इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर लगा दिया कुछ। हाँ हाँ, तो वही कुछ इस प्रकार से फनाकार थे जो एक के ऊपर टिके रहते थे, और दीवारों के अंदर से मिट्टी या मलबे का मिश्रण इसके बीच में, जैसे आज सीमेंट वगैरह लगाते ना, तो मिट्टी और मलबे का मिश्रण इसके बीच में क्या करते थे? वो डालते थे। बोलो क्लियर है? किलेबंद में सबसे खास बात क्या थी? अब्दुल रज़ाक कहता है कि पहली और दूसरी तथा तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत और आवास है। यानी पहले में, दूसरे में और तीसरे में, पहले में जुते हुए खेत हैं, दूसरे में आवास है, और फिर बगीचे वगैरह है। ऐसे उन्होंने किलेबंदी कर रखी है। हर किलेबंदी में अलग अलग चीजें हैं, खेत अलग है किलेबंदी में ही, फिर उन सबको भी घेर रखा है बड़े से, उसमें सब कुछ है लेकिन सबको थोड़ा सा अलग अलग बांट दिया। ठीक है भाई, किलेबंद में ही। अब पेपर में क्वेश्चन पता है क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो किलेबंदी जो की गई थी उसका क्या फायदा और क्या नुकसान था। देखो ये दिखा गया है कि यहाँ से आप अंदर घुसोगे, फिर आपको अलग अलग अंदर किले दिखेंगे, ताकि बाहर के लोग क्या ना कर सके, घुस ना सके। ठीक है, और धीरे धीरे हम जैसे अंदर गए, इधर गए, फिर और आगे जगह होगी। तो इस तरीके से विजयनगर में अलग अलग जगहों में अगर हमको जाना है तो उसके लिए किलेबंद से ही हमको निकल के जाना पड़ता है। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? किलेबंद के क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे? तो फायदा क्या था? फायदा ये था कि ये बाहरी आक्रमण से सुरक्षित हो जाता था, पहला फायदा ये था, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा क्या था कि जब भी बाहरी आक्रमण होता था तो कोई भी राजा जो है कितने लंबे समय तक भी बाहर इंतजार कर ले, हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमारे अंदर सुरक्षित है। तीसरी बात, तीसरा फायदा कि पहले जमाने में लोग पता है क्या होते थे? कृषि क्षेत्र को आग लगा देते थे। कृषि क्षेत्र को क्या करते थे? नदी बह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला मुस्लिम तुमने देखा था, मुस्लिम आया था आक्रमणकारी, जिसका नाम था, मैंने आपको 6ठे चैप्टर में पढ़ाया था, सन 711 में, मोहम्मद बिन कासिम। आप जब कॉलेज में आओगे तो उसके बारे में पढ़ोगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान के लोगों को पता है कैसे मारा था? मुल्तान और सिंध के आसपास के लोगों को सिंधु नदी में उसने जहर फैलवा दिया, जहर डाल दिया था। और बाकी आगे के जो लोग थे, उसने, वो लोग भाई पहले लोग नदी का पानी पीते थे, तो उन्होंने नदी का जहरीला पानी पी लिया और पी के आधे से ज्यादा प्रजा तो मर गए, हाहाकार मच गई। अब लोग हमले से बचेंगे कि अपनी जान बचाएंगे, तो उन्होंने अपनी अधीनता ऐसी स्वीकार कर ली, कुछ लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो पहले जमाने के लोग ऐसे ही करते थे। तो विजयनगर ने दिमाग लगाया, उसने अपने
कृषि क्षेत्र को और साथ ही साथ में जो जल क्षेत्र था उसको पहले से ही किले में क्या कर दिया था, तब्दील कर दिया था, ताकि वो बाहरी आक्रमण से क्या कर सके, बच सके। अब देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी थी। विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो किलेबंदी की गई उसमें कमियां भी थी। पहली बात तो पूरे साम्राज्य में इतना बड़ा किले बनवाया गया, ये क्या है, खर्चीली व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? खर्चीली व्यवस्था बोले तो खर्च ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात इससे साम्राज्य विभाजित हो गया। क्या हो गया? टुकड़ों में बट गया। खेत के लिए अलग जाना पड़ रहा है और जगहों पर अलग जाना पड़ रहा है, और जहां से प्रवेश द्वार होगा वहीं से तो जाओगे कि दीवार कूद के चले जाओगे। ऊंची ऊंची दीवार थी, इसमें लग रहा है तुम्हें छोटी है, ऊंची ऊंची दीवार है बहुत। तो इसमें भी जब विभाजित हो गया, एक जगह से दूसरी जाने में समय भी ज्यादा लगता था। तो ये कुछ इसके फायदे थे और कुछ इसके नुकसान थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे वाली बात समझ में या हाँ है ना, बोलो। अब 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 मार्क्स का। शहरी केंद्र, चाहे हम विजयनगर की बात करें या फिर हम साउथ के किसी भी राजा की बात करें, किसी भी राजा, एनी राजा, तो पहली बात तो से उत्तर भारत, देखो भारत को दो भागों में बांटते हैं इसीलिए, एक उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत। दूसरा कौन सा भारत? उत्तर भारत में हमें बड़े बड़े महल मिले जहां पर राजा रहा करते थे, लेकिन दक्षिण भारत में, साउथ में कोई महल नहीं मिला। राजा मंदिरों में रहते थे, मंदिर इनके लिए बहुत फेमस थे, मंदिर इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपसे। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए साउथ में अगर आप देखोगे केवल मंदिरों का शाही केंद्र जो है ना, वो भी मंदिर ही थे। वो भी क्या थे? मंदिर ही थे वहां पर। शाही केंद्र को राजनीतिक केंद्र के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर है जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं है, कोई साल नहीं है जब यहाँ से आपके चाहे फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन ना बने, चाहे आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन ना बने, चाहे आपके मेन बोर्ड में, मतलब किसी ना किसी में तो पक्का क्वेश्चन है, वो आएगा ही आएगा। चाहे फर्स्ट टर्म में आ जाए, चाहे प्री बोर्ड में आए, पर क्वेश्चन पक्का आएगा इस जगह से, राजकीय केंद्र। पहली बात तो विजयनगर साम्राज्य में मैंने क्या बताया, साउथ में जो राजकीय केंद्र मिले, राजकीय केंद्र मतलब जो राजा के केंद्र है, वो मंदिरों को माना गया। किसको माना गया? क्योंकि मंदिरों के अलावा कुछ और भव्य मिला ही नहीं। और सीधी सी बात है, राजा कोई सामान्य पर्सन तो था नहीं जो कहीं भी रह ले, है ना। देखो भाई, विजयनगर में मैंने बताया आपको कि जो भी राजकीय केंद्र मिला है वो मंदिर मिला है। और मंदिर में ऐसा नहीं है कि एक दो मंदिर मिले, बहुत ज्यादा मंदिर मिले। 60 मंदिर तो ऐसे हैं जो खास मंदिर माने गए, 60। पर 60 के बारे में तो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, आपको पता है। 60 के बारे में पढ़ाएंगे तो फिर तो हो गया काम जी। इन 60 में से आपको 3 मंदिरों के बारे में खास मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको पढ़ना भी है, और पेपर में भी 3 मंदिरों के बारे में लिखना है। जो बुक में भी केवल 3 मंदिर के बारे में बताया गया है। देखो, राजकीय केंद्र का मतलब वो स्थान जो सामान्य से अलग था। ऐसा लगता है कि शायद ये भव्य था और जरूर राजा रहता होगा इसमें, या शासन प्रशासन के लोग इसमें रहते होंगे। ऐसे 60 से भी ज्यादा मंदिर मिले, लेकिन हम केवल 3 मंदिरों के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। इन सीधी सी बात है, मंदिरों में कौन है भाई? मंदिर का मतलब देवताओं का स्थल था। मंदिरों का मतलब क्या है? और आपने ये भी पढ़ रहे हो बार बार कि जो अलग अलग राजा हैं वो अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपने राजा क्या करते बेटा, अपने आप को, अपने आप को महान दिखाने के लिए, राजा अपने आप को महान दिखाने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जैसे कृष्णदेव राय ने गोपुरम बनवाए। ठीक है। कई लोग तो कहते हैं कि राजा मंदिर में भी रहते थे, अभी देखो इसमें पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है आपको, क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। तो पहली बात तो मंदिर थे जिन्हें राजकीय केंद्र कहा गया है, और इसी मंदिरों को देवताओं का, देवी देवताओं का भी संबंध उन जगह से जोड़ा गया है। और राजा भी ज्यादातर मंदिरों को इसलिए बनाते थे, जैसे तुम देखो उड़ीसा के राजा है, उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ मंदिर बनाया था। और ये बेसिकली जगन्नाथ किसके, कौन से भगवान है? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के अवतार ही तो है, उनकी पूजा होती है वहां पर।
तो बेसिकली राजा कई बार मंदिर इसलिए भी बनवाता था कि वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि मेरे पे भगवान की खास कृपा है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और आपको भी मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपनी सत्ता, अपने आप को वैधानिक रूप से प्रदान करने के लिए भी बहुत सारे राजा बड़े-बड़े मंदिर बनवाते थे। लगभग 30 संरचनाओं की महल के रूप में पहचान की गई, यानी 30 ऐसे संरचना लोगों ने देखा है जिनको शायद वो बोलते हैं कि शायद ये पक्का महल होगा, ये छोटी-मोटी जगह नहीं है। लेकिन वो क्यों बनाए गए ये कहना आज भी थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन 30 ऐसी जगहें आप टोटल याद रखोगे कि 60 ऐसे मंदिर मिले हैं जिन्हें राजकीय केंद्र कहा गया, 30 ऐसी संरचनाएँ मिली है जिन्हें महल कहा गया है, ठीक है? लेकिन सबके बारे में वर्णन नहीं करना है। संभवतः वहाँ पर कोई ना कोई शासक वर्ग उससे संबंधित होगा। हो सकता है वहाँ पर अमरनायक रहते हो, तभी मैंने पढ़ा छोटे राजा, हो सकता है बड़े राजा रहते हो सकता है मुखिया रहते हो सकता है सरदार रहते हो, ऐसे-ऐसे तरह के। लेकिन 3 जगहों के बारे में हमको पढ़ना है, एक है महानम्मी डिब्बा, दूसरा है आपका हजार राम मंदिर और तीसरा है लोटस महल। 3 जगहों के बारे में स्पेशली आपको पढ़ना है। सबसे पहले महानम्मी डिब्बा, इसे क्या कहा गया है? इसे पहला नाम क्या है इसका? महानम्मी डिब्बा। दूसरा नाम इसका क्या है? राजा का भवन। और तीसरा नाम इसका है सभा मंडप। महानम्मी डिब्बा इसका नाम क्यों है? पहले मैं आपको ये बताता हूं कि शायद इसका उपयोग जो 9 दिन नवरात्रों के होते हैं, उत्तर भारत में नवरात्र मनाया जाता है, पूर्व भारत में दुर्गा पूजा मनाई जाती है और साथ ही साथ में उत्तर भारत, देखो 3 दिशाएं ज्यादातर फेमस, जो पूर्व है भारत में, पूर्व जैसे बिहार, बंगाल, वहां पर दुर्गा पूजा होती है, ठीक है भाई, इसी दिनों में। उत्तर में देखोगे, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है इन्हीं दिनों में। और जो गुजरात वगैरह का आसपास का इलाका है वहां पर नवरात्रे मनाए जाते हैं ज्यादातर, राजस्थान वहां पर। तो ये 9 दिन का त्यौहार मनाया जाता है और शायद ये जो महानवमी डिब्बा यानी जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो उन 9 दिनों खास तौर पर यूज होता था, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? महानवमी डिब्बा कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? महानवमी डिब्बा कहते हैं। बोलो समझ में आ गई? इसे राजा का भवन भी संज्ञा दिया गया है। इसे राजा का भवन इसलिए दिया गया है क्योंकि जितने भी हमें स्ट्रक्चर मिले हैं, जितनी भी संरचना मिली है, जितने भी बड़े बड़े घर मिले हैं, वो उसमें सबसे बड़ा है ये। और इसीलिए लोगों ने माना है शायद ये राजा का आवास था या नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई इंसान रहता है तो उसके घर में उसका बेड मिलेगा, किचन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें वहां पर, लेकिन इतनी बड़ी संरचना मिली है तो जरूर लोगों ने क्या मान लिया कि शायद यहाँ पर कोई महल था, कोई राजा रहता था, ये लोगों ने अज्यूम कर लिया। दूसरी चीज, एक और उदाहरण मैं देता हूं, हम अपनी कॉलोनी के अंदर सभी घरों को देखें और दूसरी तरफ इस बरात घर को देखें तो आप क्या बोलोगे? कि बरात घर एक बड़ी संरचना है, कहीं इसके अंदर बेड नहीं मिला, कहीं हमें कुर्सियां नहीं मिली, कहीं पलंग नहीं मिला, ऐसी चीजें नहीं मिली जो एक घर के अंदर जनरली रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संरचना है तो हम समझ गए कि भाई या तो ये खास अवसर पे यूज होता है या फिर किसी खास बंदे का। तो इसीलिए इसे सभा मंडप नाम इसलिए दिया गया कि शायद इसमें कोई चीज तो मिली नहीं। देखो ये है स्ट्रक्चर वो मानव मंडप, इसमें लोग मानते हैं कि शायद इस पे वो मीटिंग करते थे, सभा करते थे, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? सभा मंडप। और इसकी संरचना डिब्बे की तरह, जैसे डिब्बा होता है ना उस तरीके की संरचना, देखो देखने में भी लग रहा होगा डिब्बे जैसा, इसीलिए। अब इसको ध्यान से जब आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पेपर में स्ट्रक्चर के बारे में भी आया था, पेपर में क्या आ जाता है? स्ट्रक्चर के बारे में भी आता है। तो इसमें क्या बताया गया है? पूरा क्षेत्र जो है देखो दीवारों से घिरा हुआ, ये एक दीवार है, ये दीवार क्यों घेरा गया है? जनरली इसके अंदर जाने के लिए, चारों तरफ से बाउंड्री करता है। इसके बाद फिर ये लकड़ी की जो संरचना आपको दिख रही है, इसके बाहर भी यहाँ पर आप एक दीवार देख पाओगे, यहाँ पर तो ध्यान से देखो, एक दीवार तो ये है, एक दीवार ये है यहाँ तक, इसकी दूसरी दीवार आपको ये दिखेगी यहाँ पर। इन दोनों दीवारों के बीच में गैप है, हालांकि यहाँ तो दिख नहीं रहा, बुक में ऐसा लिखा हुआ है। और ये गैप क्यों है? ये गली आ रहा है ये जाने के लिए, जैसे सीढ़ी सी बनी हुई है, यहाँ से ऊपर जाते हैं फिर ऐसे करके यहाँ से जाते हैं, ऐसे घूम के इधर।
फिर इसके बीच में सीढ़ी बनी हुई है, और ये जो लकड़ी का बना हुआ है ना स्ट्रक्चर है पूरा, इसे पिलरों के ऊपर खड़ा किया गया है, लकड़ी के स्तंभ है। देखो, सभा मंडप ऊंचा मंच है जिसके पास में निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ लगे हुए हैं। तो घर बनाते तो हम पिलर लगाते हैं ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर, वैसे इसमें लकड़ी के स्तंभ बने हैं। और दूसरी मंजिल यानी ऊपर जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई है, साथ ही साथ स्तंभ जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है ताकि लोग आराम से निकलकर, ऐसे नहीं कि दीवार की तरह जोड़ दिया पूरा। सबसे बड़ी बात, ये सबसे विशाल मंच है, सबसे ऊंचा मंच है, और ये लगभग 11,000 वर्ग फीट आधार से, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये आधार की, ये 11,000 फीट, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 40 फीट ऊंचा है, यानी 4 मंजिल जितना ऊंचा है, लगभग 4 मंजिल जितना ऊंचा है। ये छोटी मोटी संरचना नहीं है, ये आपको देखने में छोटा लग सकता है लेकिन मैं बता दूं, और ये पूरी तरीके से मेन स्ट्रक्चर तो ये वाला है, और ये किसका बना है मेन स्ट्रक्चर, लकड़ी का। किसका बना है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता दी। सबसे पहली बात तो, अब इसके बारे में जब लिखोगे पेपर में 4-5 नंबर में भी आया था, महानवमी डिब्बा का वर्णन करो, तो आप पहले क्या बोलोगे, महानवमी डिब्बा को कई नाम से जानते हैं, जैसे महानवमी डिब्बा, दूसरा सभा मंडप, तीसरा राजा का भवन। राजा का भवन क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना मिली इसीलिए उसको कह दिया राजा का भवन, हालांकि उसमें कोई रहने का स्थान नहीं मिला है। सभा मंडप क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा स्थल मिला है, तो शायद इसका इस्तेमाल वो मीटिंग करने के लिए, कोई ओकेजन करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तीसरी बात मैंने बताया इसके नाम को लेकर कि भाई ये एक तो लकड़ी की संरचना है, सबसे ऊंची संरचना है, और साथ ही साथ में ये बताया गया है कि ये लगभग 11,000 वर्ग फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 11,000 आधार है, सॉरी इसका आधार जो है 11,000 है, ऊंचाई इसकी 40 फीट तक, ठीक है। 11,000 तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, आसमान में ही चला जाएगा, ठीक है। 40 फीट तक ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। पूरा लकड़ी का बना था, ये भी याद रखना है, और साथ ही साथ में इसका देख रहे हो मंच की तरह ही एक तरीके से। अब इसका यूज किस करते थे, इन्होंने अनुमान लगाया है कि शायद सितंबर और अक्टूबर में जो शरद मास में 10 दिनों का हिंदुओं का त्यौहार होता है, जैसे उत्तर भारत में दशहरा मनाते हैं, पूर्व में बंगाल में, मतलब बंगाल के आसपास दुर्गा पूजा मनाते हैं, और महान जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है गुजरात के आसपास, वहां पर नवरात्रे मनाए जाता है। तो ये बेसिकली 9 दिनों का त्यौहार होता है, इसीलिए शायद इसको नाम दे दिया महानवमी डिब्बा। अब ये जो होता भी था ना महानवमी डिब्बा, इसको क्यों यूज करते थे ये लोग, तो एक तो रीजन बता दिया कि शायद ये इससे जुड़े हुए अनुष्ठान ये थे कि भाई ये जो 9 दिनों का हिंदुओं का त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। दूसरा इसका रीजन बताया गया है, शायद राजा यहाँ पर क्या करता था, अपनी भेंट स्वीकार करता था, भेंट स्वीकार करता थे। यहाँ पर कई बार वार्षिक मीटिंग होती थी, जैसे किस पे हमला करना है, सुरक्षा कैसे करनी है, कर कितने आ रहे हैं, ऐसी मीटिंग होती है ना राजा की, शायद वो मीटिंग भी होती थी, और यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती थी। ये भी माना गया है शायद यहाँ पर पशुओं की लड़ाई, पशुओं की बलि, ये सारी की सारी चीजें भी वो यहाँ पर किया करते। बोलो समझ में आ गई ये बात भी, क्लियर है। अब दूसरा है कमलपुरम या कमल महल, सॉरी कमलपुरम अलग है, कमल महल है। इसकी संरचना कलम की तरह है, कलम कह रहा हूँ, कमल, लोटस, क्या है, लोटस। अब याद रखना है आप सभी को इसके बारे में, ठीक है भाई, इसके बारे में नीचे वर्णन किया गया। देखो यहाँ पर देखो बताया गया है विजय, जो यहाँ पर क्या क्या अवसर होता था, धर्म, जैसे मूर्ति पूजा होती थी, अश्व पूजा होती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, नृत्य होता था, अभी महानवमी डिब्बा की बात हो रही है, घोड़े हाथी की रेस होती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी, राजा को अपनी तरफ से नायक अमरनायक भेंट देते थे, और इस वजह से कई बार विवाह के समारोह भी यहाँ पर हो सकता है आयोजित किया जाते थे, है ना। आगे बात समझ में, महानवमी डिब्बा के बारे में ये बताया गया। अन्य केंद्र देखो ये बताया गया है, अगला क्या है, कमल यानी लोटस महल, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत कैसा है, तो लोगों ने मान लिया कि भाई इतना सुंदर है तो ये कोई नॉर्मल बंदे का तो होगा ही नहीं, पक्का यहाँ पर राजा या फिर उसका राजकीय केंद्र मान लिया। दूसरी बात, एक अंग्रेजी यात्री आया था यहाँ पर, ठीक है भाई, उसने ही इसका नाम क्या रख दिया था, लोटस यानी कमल महल, क्योंकि इसकी संरचना किसकी तरह है, कमल की तरह। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कोई नाम कमल महल नहीं था, लेकिन एक अंग्रेजी यात्री यहाँ पर आया, उसने इसका नामकरण किया 19वीं शताब्दी में, ठीक है भाई। लेकिन इतिहासकार पक्का आज भी नहीं कह सकते कि ये भवन था, रहने का घर था, मीटिंग का स्थल था या मंदिर था। आगे बात समझ में, देखो ये संरचना है,
एक आपने इतिहासकार के बारे में मैकेंजी के बारे में पढ़ा था, उसने मानचित्र जब बनाया तो उसमें इसने परिषदीय सदन, ये है इसको कहा कि ये परिषद का सदन होता था, ये मान लिया इसने। और राजा अपना जो भी सलाह मशवरा करना होता था ना राजा को अपने मंत्रियों से, वो यहाँ करता था वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में देखोगे, पार्लियामेंट है हमारी संसद, संसद में कानून बनते हैं, बाकी टाइम वो क्या होता है, बंद हो जाता है, बाकी जो भी अधिकारी वहाँ काम करने होते हैं करते हैं। बाकी मेनली हम तो एक ही बात के लिए जानते हैं संसद को कि कानून। बाकी प्रधानमंत्री को देखो तो वो अलग जगह रहता है, उसका आवास अलग है, राष्ट्रपति का आवास अलग है, अन्य मंत्रियों के लिए अलग अलग मंत्रालय दिए गए, उनको अलग दे रखा है। तो बताया गया है, हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी। आपको याद रखना है दूसरा कमल महल है। कमल महल के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, तो 2-4 नंबर में आ भी जाए तो ज़्यादा नहीं आएगा। पहली बात तो इसका नामकरण एक पॉइंट में लिख दिया, 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज ने किया। इसकी संरचना कमल जैसी थी, इसीलिए इसको कमल महल या लोटस महल कह दिया गया। ठीक है भाई, दो बातें क्लियर हो गई। ये माना गया मैकेंजी द्वारा, मैकेंजी ने जब मानचित्र तैयार किया तो ये क्या था, एक परिषद सदन था। क्या था? और राजा यहाँ पर, जो अगले पॉइंट में बोल देना कि राजा अपने मंत्रियों से शायद यहाँ पर सलाह मशवरा किया करता था। बस सिंपल, खत्म हो गया। अब अगला है हजार राम मंदिर। तीसरा संरचना, हजार राम मंदिर क्या था, ये आज भी कहना ये भी मुश्किल है, लेकिन ये माना गया है कि राजा और उसका परिवार शायद इस जगह पर रहा करता था। ये भी संभावित है, यानी शायद है, कंफर्म नहीं है कि राजा और उसका परिवार रहता ही था। इसके बीच में पहले एक देवता की मूर्ति थी, लेकिन अब वो मूर्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति होने का निशान आज भी है। इसके अलावा खास क्यों माना जाता है, आप अक्षरधाम मंदिर गए हो तो आपने अक्षरधाम मंदिर की दीवारें देखी होगी, दिल्ली में जो बच्चा रहता है उस पर अलग अलग मूर्तियां बनी हैं। ऐसी हजार राम मंदिर है, उसकी भी उस पर भी अलग अलग तरह की मूर्तियां बनी हैं, लेकिन वो मूर्तियां क्या है, रामायण के दृश्य को दिखाती है। जैसे पहले राम भगवान का जन्म हुआ, फिर उनकी सीता मैया से शादी हुई, फिर रावण उनको उठा के ले गया, फिर युद्ध हुआ, फिर युद्ध जीता, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग मूर्तियों के थ्रू उसको दिखाया गया है। आगे बात समझ में, बोलो हाँ या ना। धार्मिक केंद्र आज नहीं होगा, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। ठीक है भाई, बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।